दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 19 मार्च 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी आदि, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न को विस्तार से हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेन्नयार नदी जल विवाद कर्नाटक और किस राज्य के बीच में है? तो पेन्नयार नदी का नाम क्या है? पेन्नयार नदी जल विवाद कर्नाटक और किस राज्य के बीच है? तो पेन्नयार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। बता दें कि पेन्नयार नदी पर चेक डैम और डाइवर्जन स्ट्रक्चर बनाने के कारण तमिलनाडु राज्य ने कर्नाटक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुकदमा दायर किया है जिसे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 22 में केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को किसको दिया था? केंद्र सरकार को किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया किसने? तमिलनाडु ने। किसके खिलाफ? तो केस किया तमिलनाडु ने कर्नाटका के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि एक न्यायाधिकरण का स्थापना किया जाए 3 महीने के अंदर। लेकिन वह अभी समय समाप्त हो चुका है। लेकिन एक और बता दें कि इससे पहले भी 2019 में ही तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के पास भी न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अनुरोध किया था। चलिए कुछ और देखते हैं इसके विषय में। यह देख लीजिए, यह के पेन्नयार नदी है ना, चिकबालापुरम जिला के नंदी पहाड़ी से निकलता है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ और देखते हैं। जैसे कि यह है भारत का मैप। भारत के मैप में आप देख लीजिए, इधर है तमिलनाडु, इधर है कर्नाटक। और आपको बता दें कि ऐसे ये नदी आ रही है। ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इधर नदी है। चलिए थोड़ा दूसरे मैप से देख लेते हैं। हाँ, ये मैप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा है, ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ से नदी आ रही, देख रहे, पेन्नयार नदी इधर से आ रही, ऐसे गिर रही है। इधर नीचे कावेरी नदी है, उधर बीच में पेन्नयार नदी है, ऊपर कौन सा है? पलार नदी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ विशेष इसके बारे में। तमिलनाडु है, तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु के अभी वर्तमान सीएम है एम के स्टालिन और राज्यपाल है KN रवि। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है किससे? तो अनुच्छेद 131 के मूल अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक मूल अधिकार है। तो उसी 131 अनुच्छेद के द्वारा दिए गए 131 अनुच्छेद है क्या? तो 131 अनुच्छेद में होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि कोई भी मामला जो केंद्र सरकार से जुड़ा हो, राज्य सरकार से जुड़ा हो, या दो से अधिक राज्य सरकार से जुड़ा होगा, तो ये सभी मामले क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार के क्षेत्र में आता है। मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब हुआ कि ये ऐसे मामले को कोई भी उच्चतम न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है। चलिए 124 अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? गठन किया जाता है। जबकि 137 जो अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है कि रिव्यू की शक्ति है।
कोई भी मैटर अपना होता है अभिलेख न्यायालय जो सुने होंगे, अभिलेख न्यायालय की शक्ति 137 है, 13 में रिव्यू की शक्ति है, और 262 जो अनुच्छेद है उससे क्या होता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद, जैसे कि अभी जल विवाद जो हुआ है ना, तो दो प्रदेशों के बीच यानी 2 राज्यों के बीच जल विवाद जो होता है, जैसे नदी जल विवाद हो, है ना, नदी जल विवाद हो, झील में जो कोई भी जल जैसा विवाद हो, तो उसे 262 की तरह अनुच्छेद की तरह क्या होता है कि एक ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए क्या है, यानी 262 की तरह ही किया जाता है। जबकि 263 अनुच्छेद इससे जुड़ा हुआ है, वो अंतर्राज्यीय परिषद होता है। जैसे कि क्षेत्रीय, जैसे कि 2-3 राज्य एक क्षेत्र हो गए, एक क्षेत्रीय परिषद यानी अपने अपने हित होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के कुछ अपने हित होते हैं, उस हित को लेकर दूसरे क्षेत्रीय के लिए क्षेत्र के लिए, जैसे कि अभी तमिलनाडु और अभी वर्तमान में देखे होंगे मजदूर की जो घटना वायरल हुई थी, गलत ही घटना थी, लेकिन जो वायरल हुई थी, तो ऐसी घटना का समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद ही का ही गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा H3N2 उपकारक फ्लू वायरस का किस राज्य में मौत हुआ है? तो आपको बता दें कि इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से अभी वर्तमान में हरियाणा और कर्नाटक राज्य में मौत हुआ है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस, इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस, इन्फ्लुएंजा H2N2 वायरस फ्लू वायरस है, हरियाणा और कर्नाटक में भी इससे मौत हुआ है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? फ्लू नामक संक्रामक रोग के कारण होता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन? 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस जो है 4 प्रकार के हैं, ठीक है। जो अभी जो H3N2 वायरस है, जो ए ग्रुप का वायरस है, ए ग्रुप को जब वर्गीकृत किया गया है, तो उसी के अंदर का यह एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा H3N2। जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस डी मवेशियों और सूअर में होता है। जबकि यह बता दें कि इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे प्रथम बार 1968 ईस्वी में देखा गया था। कहाँ? तो अमेरिका में, USA में देखा गया था। जब ये देखा गया था उस समय यह महामारी का रूप ले लिया था और लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 1 लाख से अधिक तो सिर्फ अमेरिका में ही हो गई थी। चलिए इस इन्फ्लुएंजा वायरस का भी वर्तमान में चल रहा है, तो उसके लक्षण भी जान लीजिए। इसके लक्षण भी कुछ विशेष नहीं है। इसके लक्षण भी सर्दी, खांसी, बुखार, गला इत्यादि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है झरनी योजना जॉब पोर्टल किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% को स्थानीय आरक्षण को देने के लिए बनाया है? तो झरनी योजना जॉब पोर्टल बनाया है किसने? झारखंड सरकार ने बनाया है, जिसमें क्या होगा कि 75% स्थानीय लोगों को जॉब दिया जाएगा। तो कैसे नौकरियों में? तो जिसकी क्या होगा कि मासिक वेतन 40,000 से कम होगी, यानी कि 40,000 से कम वाले जितने भी होंगे उसके लिए क्या होगा, उसमें 75% झारखंड राज्य के अंदर निजी कंपनियों जो नौकरी होगी उसमें 75% झारखंड वासी को ही दिया जाएगा। यह नियम किस पे लागू होगा? तो वैसे सभी कंपनियों में लागू होगी जिससे 10 से अधिक मजदूर काम करते हैं, ठीक है। तो सभी निजी कंपनियों का क्या होगा कि झरनी योजना जॉब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। लेकिन यह झरनी योजना जॉब पोर्टल का जो नियम बनाया गया है 75% वाला, यह नियम राज्य सरकार की नौकरियों में और केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू नहीं होगा। यह केवल निजी क्षेत्र की नौकरियों में ही लागू होगा। झारखंड की बात आई है तो हम लोग झारखंड थोड़ा देख लेते हैं। यह है भारत का प्यारा भारत का मैप, और भारत के मैप में इसे नीचे देख लीजिए, झारखंड है, झारखंड, ठीक है। झारखंड की सीमा देख ली तो ऊपर बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, और इधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। झारखंड के भी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कांग्रेस के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव, यहाँ अन्न महोत्सव है,
अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव है। ठीक है, लेकिन एक और ध्यान देने योग्य बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही एमएसएमई, कृषि विभाग और तमिलनाडु सरकार के बीच संयुक्त रूप से मोटा अनाज महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु के मदुरै में मनाया गया था। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, जबकि तमिलनाडु सरकार, कृषि विभाग और एमएसएमई विभाग के द्वारा, तीनों द्वारा मिलकर कहाँ मनाया गया था? तमिलनाडु के मदुरै में अन्न महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला इसके बारे में, जब दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में। तो चलिए हम लोग दिल्ली में कुछ ऐसी सम्मेलन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, क्या हो गया, रंग बदल गया। चलिए, इसमें क्या है, एशियो का साझा बौद्ध महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। G20 का फ्लावर फेस्टिवल भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फ्लावर फेस्टिवल क्यों हुआ? तो विविधता को दर्शाने के लिए, भारत की विविधता को दर्शाने के लिए किया गया फ्लावर महोत्सव नई दिल्ली में। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक भी नई दिल्ली में हुआ। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुआ। 47वां सिविल लेखा दिवस का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की छठी बैठक भी नई दिल्ली में किया गया था। भारत और अमेरिका की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता भी नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण भी नई दिल्ली में किया गया था। 8वीं रायसीना संवाद नई दिल्ली में किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि जॉर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भी नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में किया गया था। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, जिसमें सहयोगी देश के रूप में फ्रांस ने भाग लिया था। चलिए कुछ और देखते हैं। कुछ और है, जैसे दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं विवेक कुमार सक्सेना। और आप सोच रहे हो कि उपराज्यपाल, तो जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है सभी में उपराज्यपाल ही होते हैं। कुछ विशेष देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की चर्चा में प्रधानमंत्री के द्वारा चर्चा किया गया था, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मोबाइल निर्माता देश भारत है, जबकि पहला देश चीन है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत है, स्टार्टअप में नंबर 1 है, जबकि मोबाइल निर्माता में दूसरा नंबर पे है। तब पहला नंबर पर मोबाइल निर्माता में चीन है। दुनिया में तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट यानी कि गाड़ियों की बिक्री होती है, उसे बोला जाता है। इसका मार्केटिंग में भारत तीसरे नंबर पर है, जो जापान को अभी पीछा करके किया था, जबकि कुछ समय पहले ही ब्रिटेन को पीछा करके 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर भी कमी लगे तो आप लोग निश्चित ही कमेंट बॉक्स में सलाह दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।